हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम लोग पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग चीजें सीखेंगे। अब आपका पहला सवाल आएगा कि पोर्टफोलियो होता क्या है। ठीक है, तो आपने सुना होगा ना कि अमिताभ बच्चन का एक पोर्टफोलियो है 100 करोड़ का। ठीक है, शाहरुख खान का पोर्टफोलियो है 200 करोड़ का। तो ये पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? तो पोर्टफोलियो एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जब कोई एक इंसान अपनी कमाई हुई रकम को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करे, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करे ताकि क्या हो सके, उसको रिटर्न्स मिल सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। ठीक है, अब पोर्टफोलियो हमारे सिलेबस का चैप्टर कैसा है? ठीक है, तो सबसे पहले बात, ये एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है। इसमें आपको सम्स आएंगे, फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आप मेरे साथ रहे तो आपको फॉर्मूलेस मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने सारे सम्स करेंगे क्लास में ही कि हमको फॉर्मूले रट जाएंगे, हमको जो टेबल्स बनाने हैं वो एकदम इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग का लेक्चर हमारे पहले एक या दो लेक्चर बहुत स्लो जाएंगे क्योंकि एक ये नया चैप्टर आया है। ये ना ही आपने इंटर में पढ़ा है, ना ही आपने इससे पहले फाउंडेशन में पढ़ा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर है और मेरा हीरो है मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है? हमारा हीरो। अब मिस्टर ए के पास क्या है? 10 करोड़ रुपए। भैया, इतना पैसा किसी के पास है क्या? इतना पैसा? ठीक है, तो मिस्टर ए जो है उसके पास कितना है? 10 करोड़ रुपए। अब मिस्टर ए को समझ में नहीं आ रहा, भाई मैं इस पैसे का करूं क्या? तो वो बोला कि चलो पांडे सर के पास जाते हैं। तो वो आ गया मेरे पास, मिस्टर पांडे। ठीक है, वो मेरे पास आया, बोलता कि सर यहाँ पे मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मैं क्या करूं इसका? तो मैंने बोला भाई मैं तेरे को बहुत सारे अलग अलग एसेट क्लास बताता हूं। एसेट क्लास। अब उसका क्वेश्चन है सर एसेट क्लास क्या होता है? तो मैंने बोला एसेट क्लास का मतलब होता है कि कहां कहां पे आप इस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट। क्या है हमारा? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली स्टॉक्स के थ्रू और दूसरा इनडायरेक्टली, दैट इज म्यूचुअल फंड के थ्रू, है ना? उसके बाद सर स्टॉक मार्केट तो ठीक है, लेकिन मैं अपना पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहता, मैं अलग अलग जगह लगाना चाहता हूं। मैंने बोला ठीक है यार, एक काम कर, तू बॉन्ड्स खरीद ले गवर्नमेंट के। ठीक है, बोलता है कि सर बॉन्ड्स तो ठीक है, लेकिन मेरे को इन सब का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मेरे को फिजिकली गेन हो। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा, ठीक है, चल एक काम कर, तू रियल इस्टेट में कर दे। ठीक है, अब रियल इस्टेट तो हो गया, फिर बोलता है कि सर कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आई है क्या, कुछ न्यू चीज आया है क्या? तो मैंने बोला यार न्यू चीज, न्यू टेक्नोलॉजी, हाँ 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 हाँ, एक है ना अपना क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो ये सारे मैंने क्या बताया उसको? एसेट क्लास। अब एसेट क्लास का मतलब क्या होता है कि एक इंसान अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमा सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एसेट क्लास। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसेट क्लास। तो अब मैंने और मिस्टर ए ने 10 घंटे की मीटिंग की और उसके बाद हमने लगाया कि यार हम 2 करोड़ डालेंगे स्टॉक में। एक काम करते हैं, ये पेन का निब बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। तो मैंने स्टॉक में पुट किया 2 करोड़ रुपए, म्यूचुअल फंड में पुट किया 1 करोड़ रुपए, बॉन्ड में पुट किया 3 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर रियल एस्टेट में पुट किया 2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो और क्रिप्टो करेंसी में कर दिया 2 करोड़ रुपए। तो ये क्या किया हमने? यहां पे हमने अलग अलग जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको ही हम एक और टर्म से जानते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जहां पे हम हमारा पैसा एक जगह पे ना लगा के अलग अलग जगह पे लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, आगे इस पे हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन हम करते कैसे हैं, बट हमको अभी इतना समझना है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जब हम हमारे पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि, समझ लो अगर क्रिप्टो करेंसी डूब गया
तो हमारा पूरा पैसा नहीं डूबेगा, हमारा तब भी जो अदर एसेट्स में पैसा लगा के रखा है 8 करोड़, वो तो हमारे पास रहेगा ना। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होता है। अगर हमने क्रिप्टो करेंसीज में सारा का सारा पैसा लगा दिया और क्रिप्टो करेंसी खत्म हो गया तो क्या होगा, हम पूरा बर्बाद हो जाएंगे। तो हमको बर्बाद होना है क्या, नहीं, हमको बचे रहना है और पैसा कमाना है। ठीक है, चलो अब ये हो गया। जब हमने ये सब में इन्वेस्ट कर दिया ना पैसा, और जब हम इसको एक साथ देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पोर्टफोलियो। क्या बोलेंगे इसको हम, पोर्टफोलियो। क्लियर है, चलो अब क्या हुआ, ये पोर्टफोलियो तो हमने बना दिया। अब एक साल बाद की कहानी देखते हैं, 1 ईयर लेटर। ठीक है, तो एक साल बाद मेरे स्टॉक हो गए थे 3 करोड़ के, मेरा म्यूचुअल फंड हो गया था 1.5 करोड़ का, मेरे बॉन्ड्स हो गए थे 4 करोड़ के, मेरा रियल एस्टेट हो गया था 5 करोड़ का, और मेरा क्रिप्टो करेंसीज हो गया था 1 करोड़ का। ठीक है, अब देखते हैं हमारा टोटल कितने का एसेट हो गया है। तो टोटल देखोगे 3 4 8 8 5 13 14 14.5 करोड़ का हो गया है। 10 करोड़ से मैं कितने पे आ गया हूं, 14.5 करोड़ पे। ठीक है, अब समझो, हमने सोचा था कि मिस्टर ए कमाएगा 50% रिटर्न। कितना कमाएगा अपना मिस्टर ए, 50% रिटर्न। बट इन रियलिटी उन्होंने कितना कमाया वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो देखेंगे क्लोजिंग वैल्यू क्या है और ओपनिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या थी हमारी, 14.5 CR, और ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 10 CR। तो उसने रिटर्न कितना कमाया, 4.5 CR, है ना। अब 4.5 CR उसने कमाया है, उसका हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला जो हमको आता है कि रिटर्न अपॉन ओपनिंग वैल्यू इंटू 100। इससे हमको क्या समझ में आ जाएगा कि हमने पूरे साल भर में जब इन्वेस्ट करके रखा था तो हमको कितना परसेंट रिटर्न मिला। तो यहां पे हमको कितना मिला है, 4.5 अपॉन 10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 45%। सर कितना अच्छा रिटर्न मिला है, 45%। पर बेटा हम लोगों ने तो सोचा था कि मिस्टर ए कमाएगा 50%, है ना। अब 50% ना कमा के उसने कितना कमाया, 45%, कम हो गया ना। तो अब मिस्टर ए वापस आया, बोलता है सर 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 मैंने तो सोचा था मैं 50% रिटर्न कमाएगा, बट मैंने तो कमाया है 45%, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने बोला भाई देख, तू पहले पोर्टफोलियो को एनालाइज कर, देख देखो फायदा किस में हुआ है, नुकसान किस में हुआ है। तो हमने देखा कि स्टॉक में तो यार फायदा हुआ, म्यूचुअल फंड में भी फायदा हुआ, बॉन्ड में भी फायदा हुआ, रियल एस्टेट में तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बट यार यहाँ पे क्रिप्टो में नुकसान हो गया। क्रिप्टो में क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, सर आप एक काम करो, ये क्रिप्टो का पैसा निकाल के ना रियल एस्टेट में लगा दो। क्यों, क्योंकि रियल एस्टेट में आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया है। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये रियल क्रिप्टो करेंसी का पैसा उठा के अब रियल एस्टेट में लगा दिया। तो अब हमारा अब हमारा पोर्टफोलियो कैसा है वो देख लेते हैं। तो स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, रियल एस्टेट। तो अब स्टॉक में कितना है, 3 करोड़, म्यूचुअल फंड में कितना है, 1.5 करोड़, बॉन्ड में कितना है, 4 करोड़, और रियल एस्टेट में आ गया 6 करोड़। 6 करोड़ कैसा आया, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा इस पूरी स्टोरी से, हमने सबसे पहले पैसा लगाया और हमने डिसाइड किया कि हम लोग को इतना परसेंट पैसा कमाना है। एक साल के बाद हमने देखा कितना हमने कमाया है, क्या हमने जितना सोचा था उतना अचीव किया, नहीं किया। नहीं किया तो हमने क्या किया, जो हमको दिख रहा है कि जिसमें से हमने पैसा नहीं बनाया, हमने क्या किया, उसका पैसा निकाल के जिसमें पैसा कमाया है उसमें लगा दिया। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे इसी को हम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्लियर है ना, ठीक है। चलो नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो चैप्टर का, पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके अंदर स्टार्ट करो लिखना सबसे पहली डेफिनेशन पोर्टफोलियो की।
ठीक है, तो लिखो पोर्टफोलियो लिख के डैश डालना। इट रेफर्स टू collection of investments. It refers to collection of investments. एग्जाम्पल करके आगे लिख लेना। शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसीज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन किसकी, पोर्टफोलियो की। इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल में हमने क्या क्या लिखा, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, रियल एस्टेट एंड क्रिप्टो करेंसीज। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो लिखना उसमें इट रेफर्स टू selection of securities, it refers to selection of securities and continuous shifting in portfolio to optimize the return at a given level of risk, ठीक है। तो पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर है ना हमारी स्टोरी लाइन के थ्रू, ठीक है। इतना पार्ट तो हो गया। अब हमको ये समझना है, हमको ये समझना है कि पोर्टफोलियो में अभी हम आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब भी हमारे इंस्टीट्यूट ने पोर्टफोलियो के बारे में बात की है, उन्होंने सिर्फ बोला कि हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक से बनेगा। हमारा पोर्टफोलियो किससे बनेगा, स्टॉक से। इसका मतलब क्या है, हमारे चैप्टर में म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और रियल एस्टेट के कभी भी पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्टॉक्स का ही यूज करके अलग अलग स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसका रिटर्न निकालेंगे, उसके रिस्क निकालेंगे। आर वी क्लियर? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, दैट इज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ठीक है, तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ये हमारे एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक इकोनॉमिस्ट हैं मार्कोविट्स जी। उन्होंने ये एक थ्योरी दी थी जिसमें हम लोग स्टॉक के रिटर्न और रिस्क को स्टैटिस्टिक्स के यूज के करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वो बोलते हैं कि जो हमारा मीन होता है ना, मीन, उसको यूज करके हम लोग रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे जब भी स्टैटिस्टिक्स किया है, तो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिस्क के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, हेडिंग डाल दो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ठीक है, और उसके अंदर लिखना मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, उसके अंदर लिखना इट्स अ फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टू डिटरमाइन रिस्क रिटर्न एंड कोवेरियंस ऑफ द सिक्योरिटीज। आई नो तुमको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, अभी लिख लो, उसके बाद हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच टू डिटरमाइन रिस्क रिटर्न कोवेरियंस of the securities and develop a methodology for determining the optimum portfolio। सब चीजों का मतलब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात आती है रिटर्न की। तो रिटर्न का मतलब क्या होता है, तो रिटर्न का एकदम सिंपल भाषा में है कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, रिटर्न। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला था 45%, है ना, तो ये था क्या हमारा रिटर्न। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि रिस्क क्या होता है। ठीक है, अब बहुत सारे टीचर्स इसको
पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बट मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊं तो रिस्क का मतलब होता है फ्लक्चुएशन। रिस्क का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन। कि मैं सोच रहा हूं कि मेरे को रिटर्न होगा 45% का, बट क्या ये मैं सोच रहा हूं? हाँ, ये मैं सोच रहा हूं कि मेरे को इतना रिटर्न मिल जाएगा, बट इसके अंदर रिस्क भी है। कैसे समझते हैं? देखो, हमने ऊपर वाला एग्जांपल डिस्कस किया, उसमें हमको रिटर्न कितना मिला? 45%। अब मेरा पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेशन कितना था? 50%। तो ये रिस्क क्या होता है? रिस्क बेसिकली हमको बताता है कि ये जो 50% है ना, इससे कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है। मतलब जो मैं पैसा कमा रहा हूं वो मेरा जो बेस एक्सपेक्टेड है उससे मैं कितना ज्यादा कमा सकता हूं, उससे मैं कितना कम कमा सकता हूं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रिस्क। यहां पे मैंने क्या सोचा था 50%, पर मैं रिस्क वे में 5% कम कमाया, है ना, तो तभी मैं 45% अर्न कर पाया हूं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क। आर वी क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही जो हम लोग ये बोलते हैं एफडीज बोलते हैं, है ना। एफडी में कैसा होता है? हमको पता रहता है फिक्स्ड कि 60% बोला है तो 60% हमको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए रिस्क को कैसे समझोगे कि जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो जितने कम होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जितने फ्लक्चुएशन होते हैं उतने कम होंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक सोच के रखा है ना कि मेरे को 50% प्रॉफिट, ये रिटर्न आना चाहिए। अब अगर उसमें रिस्क है, मतलब कमती भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा हुआ तो हमारा फायदा, बट कम हुआ तो क्या होगा? हमारे लिए नुकसान होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिटर्न एंड रिस्क का कॉन्सेप्ट। अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक है कोवेरिएंस, ये हम लोग थोड़े देर के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए रिटर्न और रिस्क क्लियर है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो आओ लिखो। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रिटर्न कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? देखो, सबसे पहली बात, हम पोर्टफोलियो का चैप्टर कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो के चैप्टर में सबसे पहले तो हमको यह सीखना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न एंड रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न एंड रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। और फिर अगर पोर्टफोलियो की बात आए तो मैं रिटर्न एंड रिस्क कैसे कैलकुलेट करूंगा। आर वी क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक को लेके चलते हैं कि हम लोग उसमें कैसे उसके रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे। तो रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए ना, सबसे पहला तरीका जो हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं, दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अभी कुछ मत लिखो, मैं बोलूंगा तो लिखाएंगे, ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न नाम से क्या समझ में आ रहा है? होल्ड करने का मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा। होल्ड करने का मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो कि समझ लो ए बाय इन्फोसिस शेयर्स। ठीक है, ए बाय इन्फोसिस शेयर्स फॉर ₹200। ठीक है, उसके बाद ही रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹50 पर शेयर। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹300। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल को एकदम आराम से पढ़ो। एक ए पर्सन है जिसने बाय किए इन्फोसिस के शेयर कितने में? ₹200 में, और उसके ऊपर उसको डिविडेंड कितना मिला? ₹50, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी मिल गई हमको? ₹300। अब एकदम आराम से समझो, जब भी हम लोग होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल रहे हैं ना, तो उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक होता है हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन। एक क्या होता है हमारा? कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो मेरे स्टॉक को मैंने खरीदा है उसकी जो वैल्यू बढ़ी है उससे मेरे को कितना फायदा हुआ है,
उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना गाइस। ठीक है, तो कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो शेयर के वैल्यू के बढ़ने की वजह से जो हमको बेनिफिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन। ठीक है, तो कैपिटल अप्रिसिएशन का हम लोग इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल सा है, जनरल नॉलेज, कि मेरा एक शेयर था 200 का 300 हो गया तो मेरे को कितना फायदा हुआ। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू इंटू 100। क्लियर है, चलो वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो 300 माइनस 200 अपॉन 200 इंटू 100, दैट इज 100 अपॉन 200 इंटू 100 विच विल गिव अस 50%। क्लियर है, और जो दूसरा होता है ना उसे बोलते हैं हम करंट यील्ड। करंट यील्ड का मतलब क्या होता है, जो स्टॉक की वैल्यू है उसके हिसाब से मेरे को डिविडेंड कितना मिला है। तो करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, डिविडेंड अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो डिविडेंड अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100, तो डिविडेंड कितना है 50 अपॉन 200 इंटू 100, तो कितना हो गया 0000, 2 1 225 था, तो कितना आया 25%। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितने का हुआ है, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न हुआ है मेरे को 50% कैपिटल अप्रिसिएशन से, 25% करंट यील्ड से, तो हमारा टोटल रिटर्न कितना हो गया 75%। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर गाइज? ठीक है, चलो इतना पार्ट आप नोट कर लो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न डालिए। अच्छा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे रखोगे, देखो ये जो सबसे पहले तो ये रिटर्न लिखना, उसके अंदर इंडिविजुअल स्टॉक लिखना और पोर्टफोलियो लिखना। और इंडिविजुअल स्टॉक में ना हमको 3 ऐसे पार्ट निकालने पड़ेंगे, उसमें पहला है हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, चलो इतना पार्ट नोट कर लो। ठीक है, हो गया। अब देखो, हमको होल्डिंग पीरियड रिटर्न का तो मतलब समझ में आ गया। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब क्या होता है, जहां पे हमको एक शेयर का ओपनिंग वैल्यू दिया है, उस शेयर का क्लोजिंग वैल्यू दिया है, और कुछ हमने डिविडेंड अर्न किया होगा, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्या एक यही तरीका है? नहीं, अब हमको और 2 तरीके सीखने हैं। उसे ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि 1 मिनट, हाँ समझ लो, हमको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे करना है। किसके बेसिस पे करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है वो समझो। देखो एवरेज, 1 मिनट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ना, वो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा पास्ट डेटा के हिसाब से, या फिर हमारा एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से। सर इसका मतलब क्या है, समझो, एक स्टॉक ले लेते हैं इन्फोसिस का। अब इन्फोसिस के पिछले 5 साल के हमको रिटर्न देके रखे कि इस साल हम लोग 10 पर करेंगे, पिछले उससे 1 साल पहले हम लोग 15 किए हैं, उससे 1 साल पहले 20 किए हैं, ऐसा कुछ 5 साल का डेटा देके रखा है। अब पिछले 5 साल के डेटा पे हम लोग क्या एक एक्सपेक्टेड डेटा बना सकते हैं कि अगले साल हमको कितना रिटर्न मिलेगा, बना सकते हैं ना। तो उसी को हम बोलते हैं, पास्ट डेटा को यूज करके हम लोग पता करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पास्ट डेटा समझ लो, हमको साल दे के रखा है और हमको हर साल का रिटर्न दे के रखा है। तो ईयर 1 2 3 4 5, समझ लो पहले साल में मैंने रिटर्न किया था 10% का, दूसरे साल में किया है 12% का, तीसरे साल में किया है 15%, चौथे साल में किया है 13%।
और आखिरी साल में किया है 20% का। टोटल कर लेते हैं कितना हो रहा है, 20 30 40 50 60 70 70 70 हो रहा है, 70%। तो मैं पिछले 5 साल में कितना रिटर्न अर्न किया हूँ, 70%। बट मेरे को क्या देखना है कि मैं अगले साल कितना अर्न कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो रिटर्न ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिटर्न अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, रिटर्न कैसे निकाल रहे स्टॉक का, समेशन ऑफ रिटर्न, टोटल कर लिया हमने कितना रिटर्न हमने पहले के सालों में अर्न किया है, और अब क्या करेंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो 70/5 दैट इज 14%। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पिछले 5 साल का डेटा देख के कि मैं अगले साल कितना अर्न कर सकता हूं, 14%। क्लियर है इतना पार्ट, ये हो गया पास्ट डेटा के हिसाब से। अब एक और देख लेते हैं एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से। एक्सपेक्टेड डेटा का मतलब क्या होता है कि मैं सोच रहा हूं कि मेरे को इतना इतना रिटर्न हो सकता है। तो मैंने क्या किया समझ लो, 100 लोग लिए, 100 लोगों को मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो मैंने 100 के 100 लोगों से पूछा कि आप बताओ इन्फोसिस का शेयर मेरे को अगले साल कितना रिटर्न देगा। तो कुछ लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बोला, ठीक है ठीक है। तो जो लोग थे, 100 लोग थे, 100 लोग थे, उसमें से 50 लोगों ने बोला कि रिटर्न होगा 10%, 50 लोगों ने बोला 10%। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.50 की। इसमें से कुछ 30 लोग थे, उन्होंने बोला कि 20% का रिटर्न होगा, ठीक है। और बाकी के जो बच गए 20 लोग, उन्होंने बोला कि रिटर्न होगा 15% का, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ में आ गया, हमको प्रोबेबिलिटी मिल गई और हमको रिटर्न मिल गया। अब इसको क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। तो 0.5 इंटू 10 तो 5%, 0.3 इंटू 2 6%, और 0.2 इंटू 15 दैट इज 3। तो टोटल कितना हो गया, 14%। ठीक है, कोइंसिडेंस नहीं है, ये गलती से आ गया है साथ में, वरना हमेशा सेम नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। तो एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से हमारा कितना आया, 14%। तो हम लोग का रिटर्न क्या आएगा स्टॉक का, रिटर्न ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू आर। ठीक है, एक काम करो, अभी अगर आपने इसके लिए स्पेस छोड़ा है कि नहीं, नहीं पता मेरे को, इस ये एक टेबल के लिए आपने स्पेस छोड़ा है कि नहीं मेरे को नहीं पता। एक काम करो, ये एक बार टेबल बना लो अच्छे से। ये देखो यहाँ पे टेबल दिख रहा है आपको अच्छा सा, पहले ये टेबल बना लो। रिटर्न, उसके अंदर इंडिविजुअल स्टॉक, पोर्टफोलियो स्टॉक। अब इंडिविजुअल स्टॉक में भी हमने तीनों देखा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, पास डेटा के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पास डेटा के हिसाब से कैसे ये अपना पोर्टफोलियो स्टॉक के अंदर पास डेटा के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे और एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, मैं फुल स्क्रीन करता हूं, धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं, अब पॉज करके लिख लो इसको, ठीक है। ये नोट्स हम लोग सेपरेट क्यों बना रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट नोट्स रहेंगे, क्वेश्चंस तो हमको सॉल्व करने ही है, उसके साथ साथ हमको सेपरेट नोट्स भी बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठेंगे तो हमको कुछ तो थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए ना कि हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, हो गया इतना लिख के। अब एक काम करो, ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं ना, एक्सपेक्टेड डेटा और पास डेटा का, ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, इतना पार्ट हो गया लिख के। चलो, एक मिनट। तो देखो, अभी तक हमारा यहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो गया। हम्म, देखो, पोर्टफोलियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस में हमने सबसे पहले क्या देखा, पोर्टफोलियो की डेफिनेशन देखी, पोर्टफोलियो की स्टोरी याद है ना, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखा हमने, फिर हमने मॉडर्न पोर्टफोलियो चालू किया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो देखे। सबसे पहले इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में हम देख रहे थे, तो इसमें हमने अभी तीन चीजें की। सबसे पहला होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दूसरा अगर पास डेटा दिया है तो कैसे करेंगे, एंड तीसरा एक्सपेक्टेड डेटा दिया है तो कैसे करेंगे। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे, अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, पोर्टफोलियो का बनाने से पहले तुम ये चीज समझो, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालते कैसे हैं। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। तो एकदम सिंपल सा समझो कि हम लोग दो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों का वेट्स पहले कैलकुलेट करना है और दोनों के जो रिटर्न्स है उसका यूज करके हम लोग पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालेंगे। अब इसको कैसे निकालना है वो समझते हैं। ठीक है, तो देखो, समझ लो, मिस्टर ए था जिसके पास 10 करोड़ रुपए थे। हमने उसको बोला भाई एक काम कर, तू इन्फोसिस में 6 करोड़ लगा और रिलायंस में 4 करोड़ लगा। तो इन्फोसिस में 6 करोड़ लगा और रिलायंस में 4 करोड़ लगा। अब इन्फोसिस में अगर वह इन्वेस्ट करेगा तो उसको मिलेगा 15% रिटर्न, और रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा तो उसको मिलेगा 10% रिटर्न। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको वेट्स निकालने हैं। तो वेट्स कैसे निकालते हैं, तो अगर तुम देखोगे इन्फोसिस में उसने 6 करोड़ लगा दिए अपने 10 करोड़ में से, है ना, तो उसका वेट कितना हो गया, 0.60। और वहीं पे रिलायंस में उसने 4 करोड़ लगा दिए अपने 10 करोड़ में से, तो उसका वेट कितना हो गया, 0.40। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेट्स। ठीक है, तो अब रिटर्न कैसे निकालेंगे पोर्टफोलियो का, तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी, विच इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना आ रहा है, तो सबसे पहले 0.6 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लेते हैं तो आ रहा है 9, और 0.4 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 4, विच इज इक्वल टू 13%। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो का मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा, 13%। ठीक है, चलो इतना पार्ट नोट कर लो। अच्छा, सबसे पहले एक काम करो, ये तुम पहले इसकी थियोरी कॉपी करो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला लिख लिया। अब उसमें हम लोग पास डेटा अगर आया तो कैसे करेंगे, और एक्सपेक्टेड डेटा आया तो कैसे करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये नोट डाउन करके रख लो। कहां तक आप नोट डाउन करोगे, इतना नोट करना है। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्या करेंगे, हम सबके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलो।
ठीक है, इतना पार्ट हो गया लिख के। अब समझो, मैं एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है तो पास डेटा का क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड डेटा का क्वेश्चन है, उसको एकदम सिंपली समझ लो। इसमें डाटा तुमको डायरेक्टली दिया रहता है, बट एक्सपेक्टेड डेटा में तुमको प्रोबेबिलिटी की बात कर देगा। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, बुक के भी क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे मॉड्यूल से गए हैं, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सा कब यूज करना है। तो सबसे पहले याद रखना, हमेशा हमको स्टॉक दिया रहता है, उससे बाद हम लोग वेट्स कैलकुलेट करते हैं। वेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने ये वाले एग्जांपल में देखा ना, ये जो लास्ट वाला एग्जांपल था इन्फोसिस और रिलायंस वाला, इसमें हमने वेट्स कैसे कैलकुलेट किया था। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है वेट्स, बता के रखा है कि इतना इतना हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वेट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो समझ में आ गया ना। इन्फोसिस का शेयर अपॉन टोटल शेयर, ठीक है, इन्फोसिस में कितना हमने लगाया है और हमारे टोटली कितना लगाया है उसको लगा के हम लोग वेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेट्स आ गए, उसका रिटर्न आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट इनटू रिटर्न। और जो वेट इनटू रिटर्न का हम समेशन करेंगे, समेशन मतलब क्या है, इन सबका जब टोटल करेंगे तो वो हमको क्या दे देगा, रिटर्न दे देगा पोर्टफोलियो का। इतना पार्ट क्लियर है। वैसे ही अगर एक्सपेक्टेड डेटा दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड डेटा के केस में ना सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक वाले में जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड डेटा से पहले हम रिटर्न निकालेंगे पोर्टफोलियो का क्या होगा। तो समझ लो, अगर हमको देके रखा है प्रोबेबिलिटी, एक ए का रिटर्न एक बी का रिटर्न, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ बी। तो उसका जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा रिटर्न ऑफ ए एक्सपेक्टेड कितना है और रिटर्न ऑफ बी एक्सपेक्टेड कितना है। उसके बाद सेम चीज फॉलो करेंगे, स्टॉक कौन सा है, उसका वेट कितना है, उसका रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है, और वेट इनटू रिटर्न। और जब वेट इनटू रिटर्न का हम टोटल कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। इतना पार्ट क्लियर है। चलो ठीक है, आ जाओ, एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पास डेटा का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, समझ लो, हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि हम ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी और एयरटेल। ठीक है, और इसमें हमको देके रखा है कि हम लोग कितना कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो इन्फोसिस में देके रखा है 3 करोड़, रिलायंस में देके रखा है 2 करोड़, एचडीएफसी में देके रखा है 4 करोड़ और एयरटेल में देके रखा है 1 करोड़। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट देके रखा है, उसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वेट्स निकालेंगे। तो वेट्स निकाल लेते हैं। तो वेट्स कैसे आएगा, तो पहले वाले का इसका पहले टोटल कर लो, कितना आ रहा है 10 करोड़। तो पहले इन्फोसिस का कितना शेयर है 3 करोड़, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया 10 करोड़, तो कितना आ गया 0.30। दूसरा करेगा 0.20, इस थर्ड वाले का 0.40 एंड लास्ट वाले का 0.10। एक बार वेट्स आ गए, तो अब हम क्या देखेंगे, रिटर्न्स क्या है। तो रिटर्न समझ लो, पहले वाले का बोल के रखा है 10%, दूसरे वाले का बोल के रखा है 20%, तीसरे वाले का बोल के रखा है 30% एंड चौथे वाले का बोल के रखा है 25%। ठीक है, अब वेट्स भी है हमारे पास रिटर्न्स भी है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, वेट इनटू रिटर्न। ठीक है, तो वेट इनटू रिटर्न करेंगे तो हमको क्या समझ में आ जाएगा कि हम लोग का पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है। तो 0.5 0.3 इंटू 10 3, 0.2 इंटू 20 4, 0.4 इंटू 30 12, 0.10 इंटू 25 2.5। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है 3 4 7 19 20 21 21.5%। ठीक है, तो इतना हमारा रिटर्न आ गया। ठीक है, एक मिनट देना, इसमें हम लोग टेबल बना लेते हैं इसका। ठीक है, हर बार टेबल बनाना, क्योंकि टेबल से कैसा होता है, हमारा आंसर अच्छा दिखता है। ठीक है, एंड टू एंड प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे तो टीचर भी खुश होगा, टीचर मार्क्स भी अच्छे देगा। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, चेकर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो पास डेटा के हिसाब से रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आ गया ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेट इनटू रिटर्न, दैट इज 21.5%। क्लियर है।
पास डेटा के हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया, चलो एक काम करो, अगर ऊपर वाला एग्जांपल भी अगर तुमको नोट करना है तो पहले ऊपर वाला एग्जांपल नोट कर लो, ठीक है। ऊपर वाला एग्जांपल पहले नोट कर लो, फिर मैं पास डेटा वाला भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हो गया। चलो, अब ये पास डेटा तो हमने सीख लिया, अब देखेंगे एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से, ठीक है। चलो, अब एक काम करो, समझ लो हम एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं इन्फोसिस का, जिसमें हम 50% पुट करेंगे, और दूसरा रिलायंस का, जिसमें हम 50% पुट करेंगे। और इनका हमको रिटर्न डायरेक्टली नहीं दिया है, हमको बोला है कि उसकी प्रोबेबिलिटी देके रखी है, उससे तुम पहले रिटर्न्स निकालो। तो समझ लो हमको प्रोबेबिलिटी देके रखी है, रिटर्न ऑफ इन्फोसिस देके रखा है, और रिटर्न ऑफ रिलायंस देके रखा है। समझो प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.3, 0.2, ठीक है। रिलायंस इन्फोसिस का कितना होगा, समझ लो 10%, 20%, 15%। उसके बाद इसका 15%, 10% एंड 20%, ठीक है। तो ये डेटा हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले क्या, हाँ, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ इन्फोसिस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ रिलायंस। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सके, किसका, इन्फोसिस और रिलायंस का। तो करते हैं 0.5 इंटू 10, 5, 0.3 इंटू 20, 6, 0.2 इंटू 15, 3, ठीक है। तो रिटर्न कितना आ गया इन्फोसिस का, 14%। उसके बाद रिलायंस का देख लेते हैं, तो 0.5 इंटू 15, दैट इज 7.5। उसके बाद 0.3 इंटू 10, 3, और 20 इंटू 2, 4। तो कितना आया इसका, 14.5%। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न है इन्फोसिस का, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है इन्फोसिस का, वो आ रहा है हमारा 14%, और एक्सपेक्टेड रिटर्न रिलायंस का है वो आ रहा है 14.5%। इतना पार्ट क्लियर है। अब हम लोग वापस से टेबल बनाएंगे, स्टॉक वेट रिटर्न, वेट इनटू रिटर्न, ठीक है। चलो, मस्त ऐसे टेबल बनाओ लाइन खींच के, ठीक है। प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। उसके बाद स्टॉक कौन सा था हमारे, इन्फोसिस और रिलायंस। इन्फोसिस का वेट कितना था, 0.5, 0.5। इन्फोसिस का रिटर्न कितना था, 14%,
और रिलायंस का कितना था 14.5%। तो वेट इंटू रिटर्न किया तो कितना आएगा 7%, 7.25%। तो हमको पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना मिल गया 14.25%। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 14.25%। क्लियर है? क्या किया हमने, सबसे पहले हमको प्रोबेबिलिटी देके रखा था, रिटर्न इन्फोसिस का देके रखा था, रिलायंस का देके रखा था, और दोनों का वेट्स देकर रखा था। तो हमने क्या किया, सबसे प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न किया, तो हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया इन्फोसिस और रिलायंस का। फिर उसको यूज करके हमने वेट इनटू रिटर्न करके हमने क्या कर दिया, पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, चलो इतना पार्ट नोट डाउन कर लो। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है अभी तक? अभी तक हमने क्या किया वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हम लोगों ने मेनली रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, होल्डिंग पीरियड रिटर्न के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं एक रिटर्न, फिर पास डेटा का यूज करके सीखा, फिर एक्सपेक्टेड डेटा यूज करके देखा। वैसे ही पोर्टफोलियो स्टॉक में भी हमने पास डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा का हिसाब से सीख लिया। तो टोटल अभी तक हमने कितने 6 एग्जांपल्स कर लिए। सबसे पहले एक एचपीआर का किया था हमने, फिर एक पास डेटा का, फिर एक एक्सपेक्टेड डेटा का, फिर पोर्टफोलियो स्टॉक का एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने इन्फोसिस और रिलायंस में पुट किए थे कैसे हम लोग उसका निकालते हैं। तो वो हमने एक फॉर्मूला किया था, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। उसके बाद हमने पास डेटा के हिसाब से देख लिया था और एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से देख लिया था। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसकी हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाओ, ठीक है, ये है हमारी बुक। ठीक है, प्रणव चार्ट अकेडमी के थ्रू आएगी। यहाँ पे आपको मेरा भी नाम दिख जाएगा, सीए सिद्धिनाथ पांडे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो मिस्टर अमित बॉट 10 शेयर्स ऑफ टीसीएस फॉर ₹30,050। ये जो 10 शेयर्स बाई के हमने कितने के किए, ₹30,050 की। ये एक शेयर का दाम है या 10 शेयर का नाम है? क्या दिख रहा है तुमको? Mr. Amit bought 10 shares of TCS on 1st April for 30,050। ये है हमारे 10 शेयर्स का। ठीक है, द कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹30 पर शेयर। अब ये किसकी बात कर दिया, पर शेयर की। ठीक है, उसके बाद द वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड वाज 34,280। ये भी किसकी बात कर दिया, 10 शेयर की। कैलकुलेट द होल्डिंग पीरियड यील्ड। हमको क्या निकालना है, होल्डिंग पीरियड यील्ड। तो एक काम करो, नोटबुक में आओ, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर। अच्छा, ये पेज नंबर वाला सिस्टम क्या है वो समझा देता हूँ। हम लोग पेज नंबर वाला हमेशा फॉलो करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर आएगा कौन सा, जो क्वेश्चन बुक पे पेज नंबर है, और यहाँ पे आएगा हमारा पेज नंबर जो हमारे आंसर बुक, मतलब जो हमारी नोटबुक है उसका यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमको क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, होल्डिंग पीरियड यील्ड। ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड यील्ड कैलकुलेट करते टाइम हमेशा याद रखना, जो हम लोग क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू और जो डिविडेंड है ये हमेशा सेम रहना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। सेम रहना चाहिए इन द सेंस इसका जो बेस होता है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू कितनी बोल दी है, 34,280 रुपीज, 34,280। ये कितने का है, 10 शेयर का। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 30,050 का, सो रुपीज 30,050 की। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू। और जो हमको डिविडेंड दिया है वो कितना दिया है, ₹30 पर शेयर। ये दिया हुआ है ₹30, ये दिया है एक शेयर का। तो समझो हमेशा ये तीनों वैल्यूज ना इनके बेस सेम रहना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लोजिंग ओपनिंग वैल्यू को पर शेयर पे ला सकते हैं, या फिर डिविडेंड को हम क्या कर सकते हैं 10 शेयर पे लेके आ सकते हैं। तो कौन सा बेटर लग रहा है,
तो बेटर लग रहा है कि डिविडेंड को हम लोग 10 शेयर्स पे लेके जाएं। तो एक काम करते हैं, अगर 30 रुपए एक शेयर पे है तो टोटल डिविडेंड कितना आएगा? तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू ₹30 इंटू 10, दैट इज ₹300। ठीक है, तो अब ये 30 शेयर का हो, सॉरी 10 शेयर का हो गया। अब क्या करेंगे? होल्डिंग पीरियड यील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले होल्डिंग पीरियड यील्ड निकालने के लिए क्या निकालेंगे? कैपिटल अप्रिसिएशन। क्या निकालेंगे? कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद है? क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100, है ना? तो यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 34,280 माइनस 30,050 अपॉन 30,050 इंटू 100। चलो कैलकुलेटर पे करो मेरे साथ में। 34,280 माइनस 30,050 डिवाइडेड बाय 30,050 इंटू 100, दैट इज 14.08%। 14.08% सबका आया ना? उसके बाद हम क्या निकालेंगे? करंट यील्ड। करंट यील्ड, तो करंट यील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था? डिविडेंड अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100, दैट इज 300 अपॉन 30,050 इंटू 100। तो क्या आ रहा है आंसर? 300 डिवाइडेड बाय 30,050 इंटू 100, दैट इज 0.99%। कितना आ रहा है? 0.99%। तो होल्डिंग पीरियड यील्ड इज इक्वल टू कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस करंट यील्ड। ठीक है, तो कैपिटल अप्रिसिएशन कितना था? 14.08% प्लस 0.99%, दैट इज 15.07%। आर वी क्लियर? याद है ये हमने पहला एग्जांपल सॉल्व किया था, उसी के सेम जैसा था। न्यू चेंज क्या आया था कि हमारा बेस अलग था, तो हमने क्या किया था? बेस सेम किया था, उसके बाद हमने आंसर निकाला है। क्लियर है ना? चलो आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो। द पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्ट 5 portfolios, namely PQRST, in the ratio of 30%, 20%, 25%, 15% एंड 10%। तो ये क्या हो गया? ये इसके वेट्स हो गए। अब आगे क्या बोला है? रेस्पेक्टिव रिटर्न्स दे के रखे। तो अगर तुम देखोगे तो ये वेट्स दिया है और तुमको रिटर्न दे के रखा है, मतलब ये कौन सा वाला है? ये पास्ट डेटा वाला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखना क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर सेम तरीके से। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है वेट्स और रिटर्न। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पोर्टफोलियो लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या? वेट्स, और उसके बाद रिटर्न। ठीक है, टेबल बना लेते चलो। अब जब हमको वेट्स और रिटर्न देके रखा है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको हम किससे डिफाइन करेंगे? वेट इनटू रिटर्न। ठीक है, तो पोर्टफोलियो कौन से थे? PQRST। ठीक है, तो PQRST। ठीक है, उसमें कितना था? 30, 20, 25, 15। 30, 20, 25, 15, उसके बाद 10 लास्ट। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ। रिटर्न क्या क्या था? 12, 14 माइनस 20, 12%, 14% माइनस 20,
10% एंड 9%। अब क्या करोगे? अब देखो, अभी वेट्स भी हमारा परसेंटेज में, रिटर्न भी हमारा परसेंटेज में, तो अगर तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कितना आ रहा है? 30 × 12, दैट इज 360। कितना आ रहा है? 360। बट ये हमारा एक्चुअल में आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वेट हमेशा किस में होता है? पॉइंट में होता है, डेसिमल में होता है। तो क्या करना, हमेशा इस वेट को ना, जब भी यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना, वेट अपॉन 100 इंटू रिटर्न करना। तो 30 मतलब कितना होगा? 0.3। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 3.60। नेक्स्ट 20 इंटू 14, दैट इज 2.80। नेक्स्ट 0.25 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 5। माइनस में लेना क्योंकि -20 बोला हुआ है। नेक्स्ट 15 इंटू 10, दैट इज 1.50। एंड लास्टली 10 इंटू 9, दैट इज 9। ठीक है, 0.9, 0.9। आर वी क्लियर? ठीक है, तो अब इसका जब टोटल कर लोगे तो क्या मिलेगा? समेशन W इंटू आर। तो कितना आ रहा है? 3.6 प्लस 2.8 माइनस 5 प्लस 1.5 प्लस 0.9। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 3.80। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आएगा? तो लिखना ऐसे, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू समेशन ऑफ W इंटू आर विच इज इक्वल टू 3.80। क्लियर है? इजी है। देखो, हमने जो पहले 5-6 एग्जांपल्स किए हैं ना, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप, जब मैं एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं ना, आप ध्यान रखोगे तो आप ये क्वेश्चंस बहुत स्मूथली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आप नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो विच हैज 60% इन्वेस्टेड इन टीसीएस। ठीक है, तो टीसीएस का वेट कितना हो जाएगा? 0.60। ठीक है, एंड रेस्ट इन आरआईएल। आरआईएल मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो कितना आएगा? 0.40। द प्रोबेबल रिटर्न आ गया। प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब कौन सा वाला यूज करेंगे? एक्सपेक्टेड डेटा वाला, याद रखना। डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी एज फॉलोज। तो हमको देके रखा है प्रोबेबिलिटी, रिटर्न ऑफ टीसीएस और रिटर्न ऑफ आरआईएल। तुमको याद होगा हमने नोट्स देखे थे, तो नोट्स में हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला था? याद है? सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे और उसका यूज करके फिर पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालेंगे। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर जरूर मेंशन करते रहना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में P, उसके बाद रिटर्न ऑफ टीसीएस और उसके बाद रिटर्न ऑफ रिलायंस। ठीक है, इकोनॉमी क्या क्या थी? ग्रोथ, स्टेबल, रिसेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं उसको GSR। उसके बाद प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50-40-10। देखो 50-40-10 अगर आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिखो। मैं रिकमेंड करूंगा इसको हमेशा डेसिमल में लिखो। ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई करना गलत ना हो। ठीक है, 16 12 माइनस 6, 16 12 माइनस 6 एंड रिलायंस का 12 14 माइनस 2, 12 14 माइनस 2। चलो टेबल बना लेते हैं। देखो टेबल बनाओगे तो आंसर अच्छा दिखेगा, तभी तुम्हारा टीचर तुमको मार्क्स देगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ टीसीएस एंड प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ आरआईएल। तो सबसे पहले देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इनटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 16, दैट इज 8।
फिर 0.4 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 4.80 एंड लास्टली 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज -0.60। माइनस भूलना नहीं, माइनस अगर नहीं लगाया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 6। उसके बाद 0.4 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज 5.60 एंड लास्ट 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज -0.20, ठीक है। चलो अब इसका टोटल कर लेते हैं दोनों का, तो कितना आ रहा है 8 प्लस 4.8 माइनस 0.6 दैट इज 12.2, ठीक है। एंड सेकेंड वाले का आएगा 6 प्लस 5.6 माइनस 0.2, 6 प्लस 5.6 माइनस 0.2 11.40 आया, आया सबका, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ रिलायंस आ गया हमारा 11.40% और रिटर्न ऑफ टीसीएस आ गया हमारा 12.2%। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे टेबल में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टॉक, उसके बाद वेट, उसके बाद रिटर्न, ठीक है। चलो टेबल बनाते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो स्टॉक कौन कौन से हमारे पास, टीसीएस और रिलायंस। टीसीएस का कितना वेट था हमारा क्वेश्चन में, 0.6 और 0.4, ठीक है। और रिटर्न कितना आया, टीसीएस का हमारा आया 12.20% और रिलायंस का आया है 11.40%, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 12.2 दैट इज 7.32%। उसके बाद 11.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 दैट इज 4.56%। दोनों का टोटल कर लो तो कितना आ रहा है 11.88%, 11.88%। तो ये क्या आ गया हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न, दैट इज 11.88%। क्लियर है ना। देखो आंसर कितना अच्छा दिख रहा है, टेबल बनाओगे तो आंसर बहुत अच्छा दिखेगा, टीचर अच्छे से मार्क्स देगा। देखो क्लीन रखो हमेशा आंसर, ठीक है। तो देखो वापस डिस्कशन कर लेते हैं। हमको इकोनॉमी दी हुई थी, प्रोबेबिलिटी दी थी और रिटर्न देके रखा था दो स्टॉक का, टीसीएस और रिलायंस का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी का यूज करके रिलायंस और टीसीएस का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला। उसके बाद जो क्वेश्चन में वेट्स देके रखे थे, उन वेट्स का यूज करके हमने क्या किया, हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर है। चलो नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला हुआ है, स्टॉक पी क्यू हैव द फॉलोइंग हिस्टोरिकल रिटर्न। हिस्टोरिकल रिटर्न मतलब पास्ट डेटा, ठीक है। कौन सा हम यूज करेंगे, पास्ट डेटा। तो देखो स्टॉक पी के रिटर्न्स देके रखे हैं और स्टॉक क्यू के रिटर्न्स देके रखे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब हम लोग को क्या है, पास्ट डेटा दिया तो उसके हिसाब से रिटर्न निकाल लेना है कि पी का रिटर्न कितना आएगा, क्यू का रिटर्न कितना आएगा। Assuming that someone held portfolio consisting of 50% of the stock and 50% of the stock Q, ठीक है। अगर P का स्टॉक हमने 50% होल्ड करके रखा है और Q का 50% होल्ड करके रखा है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर हमेशा याद रखना, हाँ लिखना ही है।
सबसे पहले ईयर लिख देते हैं, उसके बाद रिटर्न ऑफ पी कर देते हैं, फिर रिटर्न ऑफ क्यू कर देते हैं। ठीक है, तो ईयर क्या क्या देके रखे थे, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। रिटर्न क्या क्या देके रखे थे, -12.24, उसके बाद 23.68, उसके बाद 34.44, उसके बाद 5.82 एंड लास्टली 28.30। उसके बाद रिटर्न ऑफ क्यू क्या आएगा, -7, फिर 25.55, उसके बाद 44.09, उसके बाद 2.0, एक मिनट, 2.20, 2.20 एंड लास्टली 20.16। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब किसी भी पास्ट डेटा का क्वेश्चन में अगर हमको रिटर्न्स देके रखे हैं पास्ट ईयर्स के, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले इसका टोटल। ठीक है, चलो कैलकुलेटर निकालो, करो स्टार्ट। -12.24 प्लस 23.68 प्लस 34.44 प्लस 5.82 प्लस 28.30, 80। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आया, 80। सेकंड क्यू का निकालते हैं, तो -7 प्लस 25.55 प्लस 44.09 प्लस 2.20 प्लस 20.16, दैट इज 85। ठीक है, तो P का रिटर्न और Q का रिटर्न कैसे निकालेंगे, तो रिटर्न ऑफ P इज इक्वल टू समेशन ऑफ RP अपॉन N, दैट इज 80/5, विच इज इक्वल टू 16%। कितना आ गया, 16%। उसके बाद अगर हमको नेक्स्ट देके रखा है Q का रिटर्न निकालना है, तो R ऑफ Q निकालेंगे, तो समेशन ऑफ RQ अपॉन N विच इज इक्वल टू 85/5। तो कितना आ रहा है, 85 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 17%। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है जहां पे हमको पास्ट डेटा के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलो इसको टेबल के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, टेबल बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एक मिनट, सेकंड पार्ट में क्या बोला था हमको, assuming that someone hold a portfolio of consisting 50% of the stock P and stock Q, what would be the average return of the portfolio। पोर्टफोलियो का भी एवरेज रिटर्न निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टॉक लिखेंगे, वेट लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे, और क्या करेंगे इसके बाद, बताओ बताओ बताओ, वेट इनटू रिटर्न, राइट। चलो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टॉक कौन कौन से हैं, स्टॉक है हमारे पास P और Q। वेट्स कितने बोले थे, 50-50 बोले ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, 0.50 और इसका भी 0.50। रिटर्न कितना निकाला था हमने, 16% P का, Q का 17%। तो वेट कर देते, तो 0.5 इंटू 16 दैट इज 8, और 0.5 इंटू 17 दैट इज 8.5। ठीक है, तो टोटल रिटर्न कितना आ गया हमारा, 16.5%। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ रहा है हमारा, 16.50%। इतना पार्ट क्लियर है क्या, चलो नोट डाउन कर लो आप लोग पहले तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इजी है बहुत। चलो नोट डाउन कर लो।
ठीक है, हो गया क्या लिख के? चलो, अब हमारा रिटर्न ऑफ अ स्टॉक और रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो का पार्ट खत्म होता है। ठीक है, एक बार जल्दी से जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या सीखा कि एक पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा कि एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इंडिविजुअल स्टॉक का हम लोग ने रिटर्न के लिए क्या क्या सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा था होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न में हमने क्या सीखा था। होल्डिंग पीरियड रिटर्न में हमने सीखा था कि दो टाइप के हमारे रिटर्न होते हैं। एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, एक क्या होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा क्या होता है हमारा करंट यील्ड। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा क्या देखा था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे कैसे करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हमारे दो पार्ट आते थे। एक, अगर पास डेटा गिवन है, अगर पास डेटा गिवन है तब कैसे करेंगे, और अगर एक्सपेक्टेड डेटा गिवन है तब कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबके फॉर्मूलाज भी लिख के चलते हैं। तो कैपिटल अप्रिसिएशन में हम क्या करते थे, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। और करंट यील्ड का क्या फॉर्मूला था, डिविडेंड अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100, है ना। अब पास डेटा अगर दिया हुआ है तो पास डेटा में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते थे, समेशन ऑफ रिटर्न अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, और अगर एक्सपेक्टेड डेटा दिया है तो हम लोग क्या करते थे, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिविजुअल स्टॉक का। वैसे ही हमने किसका देखा था, पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में हमने क्या यूज किया था, हमने एवरेज रिटर्न का यूज किया था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो का देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो पोर्टफोलियो का अगर रिटर्न निकालना है तो क्या करते थे हम लोग, वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। क्लियर। उसके बाद एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हम लोग दो तरीका यूज कर देते हैं, एक तो पास डेटा दिया है तो, उसके बाद एक्सपेक्टेड डेटा दिया है तो। ठीक है, अगर पास डेटा दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, सेम पास डेटा का फॉर्मूला यूज करके अलग अलग स्टॉक्स का क्या करेंगे, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। और सेम अगर एक्सपेक्टेड डेटा दिया है तो सारे के सारे स्टॉक्स का क्या करेंगे, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेंगे। उसके बाद ये निकालने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, फाइंड इंडिविजुअल स्टॉक रिटर्न। ठीक है, और इसके केस में भी सेम रहेगा, फाइंड इंडिविजुअल स्टॉक रिटर्न। ठीक है, एक बार इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न आ गया तो हम उसके बाद क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, स्टॉक लिखेंगे, वेट लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे, और वेट इनटू रिटर्न करके इसका जो टोटल आएगा वो मिल जाएगा मेरे को, वो क्या मिल जाएगा मेरे को, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये था अभी तक का हमारा समेशन या समरी बोल सकते हो ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, अगर आपको ये एक जगह पे चार्ट बनाना है तो आप बना सकते हो। ठीक है, मैं एक आपको इसको फुल स्क्रीन में करके दे देता हूं।
ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रिटर्न का पार्ट खत्म होता है। ऐसे ही हमको क्या करना है, रिस्क का पार्ट भी करना है। तो रिस्क के पार्ट में हमको देखोगे तो यहाँ पे भी सेम इंडिविजुअल स्टॉक का पहले सीखना है, उसके बाद पोर्टफोलियो का सीखना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टॉक में भी हम लोग को सेम एक पास डेटा या फिर एक्सपेक्टेड डेटा के बेसिस पे देखना है, और पोर्टफोलियो के भी सेम पास डेटा और एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से देखना है। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि ये पार्ट में कैलकुलेशंस काफी लंबी होंगी। ठीक है, तो सब आराम से करना ताकि कहीं भी गलती ना हो। एक छोटा सा माइनस प्लस का भी फर्क हुआ ना, हमारा पूरा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्क इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक। ठीक है, इंडिविजुअल स्टॉक के केस में हम लोग रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले याद रखो, दो कॉलम बना लो। अगर पास डेटा गिवन है तब क्या करेंगे, और अगर अपने को एक्सपेक्टेड डेटा या फिर बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी दिया है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पास डेटा के लिए। समझ लो हमारे पास इन्फोसिस का शेयर है। ठीक है, अब इन्फोसिस के पिछले 5 साल के हमको रिटर्न देके रखे, सेम चीज करेंगे। तो सबसे पहले काम करो, टेबल बना लो। ठीक है, तो हमको इन्फोसिस के ईयर और रिटर्न देके रखे हैं। ठीक है, तो 1 2 3, एक काम करो, 4 साल का ही डेटा पकड़ते हैं इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, 4 साल का हमको डेटा देके रखा है। समझ लो पहले साल का रिटर्न है 10%, दूसरे साल का रिटर्न है 20%, तीसरे साल का रिटर्न है 15%, और चौथे साल का रिटर्न है 25%। ठीक है, तो अब 1 मिनट यार, ये टैब चलाना थोड़ा अभी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन लेने की आदत है ना। चलो, अब ईयर है, रिटर्न है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम पोर्ट ये एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न निकालेंगे। तो इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो हम समेशन ऑफ आर करते हैं। तो समेशन ऑफ आर कितना होगा, तो 10 + 20 + 15 + 25 कितना हो रहा है, 30 40 50 60 70 70%। तो रिटर्न कितना आएगा हमारा, 70/4। तो कितना आ रहा है हमारा, 70/4, दैट इज 17.5%। कितना आया हमारा रिटर्न, 17.5%। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको निकालना है डेविएशन। डेविएशन कैसे आता है, तो हम डेविएशन को नाम देंगे यहाँ पे डी से। तो डी इज इक्वल टू आर माइनस आर बार, आर माइनस आर बार। तो डेविएशन कितना आएगा, तो 10 - 17.5 कितना आएगा, -7.5। फिर 20 - 17.5 दैट इज 2.5। फिर 15 - 17.5 -2.5, और 25 - 17.5 7.5। हमेशा याद रखना, जब पास डेटा गिवन है तब हमारा r माइनस आर बार यानी डेविएशन हमेशा सम 0 होगा। ठीक है, अब ये सम 0 होगा, इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेविएशन का स्क्वायर। तो चलो करते हैं, 7.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 56.25, और 2.5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 6.25, इसका भी 6.25 और इसका भी 56.25। चलो टोटल कर लो डेविएशन का, तो 56.25 + 56.25 + 6.25 + 6.25 आ रहा है हमारा आंसर 125। ठीक है, तो हमारा रिस्क कितना आएगा, तो रिस्क को हम डिफाइन करते हैं √of d², या फिर तुम बोल सकते हैं √of समेशन ऑफ r माइनस आर बार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इतना बड़ा याद रखने से बेटर है हम लोग d वाला याद रखेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, तो √of 125 विच इज इक्वल टू 125 का रूट कितना आता है हमारा,
11.18%, 11.18%। ठीक है, तो रिस्क कितना आया हमारा 11.18%। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे को रिटर्न दिया हुआ है, हमने जो निकाला है अभी, ये रिटर्न ऊपर या नीचे कितना जा सकता है, 11.18%। आर वी क्लियर? हाँ, कि हम लोग को स्टॉक का रिटर्न और रिस्क कैसे निकालना है। इजी था ना? ठीक है, तो एक काम करना, ये ऊपर वाला ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक करके बना लेना और उसके नीचे इन्फोसिस वाला एग्जांपल नोट डाउन कर लो। ठीक है, जैसे हमने पास्ट डेटा का किया है वैसे ही अभी हम लोग इसके बाद एक्सपेक्टेड डेटा में रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या एक्सपेक्टेड डेटा, सॉरी ये पास्ट डेटा का एग्जांपल। चलो अब आ जाओ, एक्सपेक्टेड डेटा का एग्जांपल हम बनाते हैं। ठीक है, समझो, अभी हमको इन्फोसिस के रिटर्न देके रखे, बट उसका एक एक्सपेक्टेड डेटा दिया। एक्सपेक्टेड डेटा में हमको क्या क्या दिया रहता है, सबसे पहले तो दिया रहता है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पी से डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमको दिया रहता है रिटर्न, है ना। चलो एक काम करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले समझ लो प्रोबेबिलिटी देके रखी है 20%, 50% और 30%। ठीक है, और रिटर्न देके रखे हमको 15%, 10% एंड 20%। ठीक है, तो वापस से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। तो सब क्या करेंगे, हम करेंगे P इंटू आर, दैट इज सबसे पहले 0.2 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 3, फिर 0.5 इंटू 10 दैट इज 5 एंड 0.3 इंटू 20 दैट इज 6। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया हमारा 14%। ठीक है, तो रिटर्न आ गया हमारे इन्फोसिस के स्टॉक का 14%। इतना पार्ट क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पास डेटा में किया था, हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन। तो डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, आर माइनस आर बार। ठीक है, तो 15 माइनस 14 1, 10 माइनस 14 -4 और 20 माइनस 14 6। अब याद रखना, एक्सपेक्टेड डेटा में डेविएशन का भी सम जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग जब रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब जब जो डेविएशन आया है ना, ठीक है, उसके बाद जो हम लोग डी स्क्वायर करते थे, अब हम डी स्क्वायर ना करके क्या करते हैं, पी इंटू डी स्क्वायर। क्या करेंगे, पी इंटू डी स्क्वायर। तो डी कितना है हमारा, पहले वाले का 1, 1 का स्क्वायर अपना 1 इंटू 0.2, तो कितना आ गया 0.20। नेक्स्ट कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.5 दैट इज 8 एंड लास्टली 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 0.3 दैट इज 10.80। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 10.8 प्लस 8 प्लस 0.2। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारा 18, 19%। ठीक है, तो रिस्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिस्क इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी इंटू सॉरी समेशन ऑफ पी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, पी इंटू डी भी बोल सकते हो या फिर पी डी स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो कितना आ गया रिस्क हमारा अंडर रूट ऑफ 19। ठीक है, दैट इज 19 का रूट कर लोगे तो कितना आ गया हमारा आंसर 4.36%। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारे एक इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न एंड रिस्क। इतना पार्ट क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये देखो, ये टेबल्स ना हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जब भी हम लोग सेम
क्या करेंगे, रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन में तुमको रिटर्न और रिस्क ऐसे सेपरेटली नहीं पूछते। एक क्वेश्चन दे देंगे, उसी में बोलेगा कि रिटर्न निकालो, रिस्क निकालो। अभी क्या, अभी हम लोग धीरे धीरे स्टेप्स ले रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले रिटर्न निकालना सीखा। एक बार रिटर्न निकालना आ गया तो अब हर रिस्क के क्वेश्चन में हमको रिटर्न भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड डेटा के हिसाब से रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक काम करो, पहले ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको समरी नोट्स जो मैंने बना के रखे हैं मैं वो दिखाता हूं, आप उसको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलो। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलो एक बार नोट्स पे आ जाते हैं हम लोग के। तो यहाँ पे हमने देखो, अगर पास डेटा दिया हुआ है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, ईयर्स, रिटर्न, उसके बाद डेविएशन निकाल रहे थे, उसके बाद इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने इसका दूसरा नाम क्या दिया, डी स्क्वायर। ठीक है, इसको जितना शॉर्ट में याद रखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका देखो इतना बड़ा फॉर्मूला अभी कैसा हो जाएगा, समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। वैसे अगर एक्सपेक्टेड डेटा गिवन है तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, फिर पीआर निकालेंगे, पीआर निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो मिल जाएगा। फिर उससे हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे। उसके बाद डेविएशन का एक मिनट, हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, P इंटू डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारा इसमें फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, समेशन ऑफ P इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। चलो ये भी एक काम करो, पार्ट नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है क्या? तो अभी तक हमने क्या किया, हमने स्टॉक का रिटर्न निकालना सीख लिया, रिस्क निकालना सीख लिया, किसके, इंडिविजुअल स्टॉक का, और पोर्टफोलियो का सिर्फ हमने अभी तक रिटर्न निकालना सीखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं अभी के लिए। तो देखो, जो पोर्टफोलियो का रिस्क होता है उसका हमारा बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो इसको याद कैसे करना है वो बता देता हूँ। तो पोर्टफोलियो का रिस्क होता है हमारा अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी। कैसे याद रखोगे, वेट ऑफ ए स्क्वायर, रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी एंड कोवेरियंस ऑफ ए बी। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि सर ये कोवेरियंस का मतलब क्या है? तो कोवेरियंस बेसिकली हमको बताता है, कोवेरियंस हमको बताता है कि रिलेशनशिप कैसा है, रिलेशनशिप किसके बीच में, ए एंड बी। ए एंड बी क्या, हमारी सिक्योरिटीज। ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका रिलेशनशिप कैसा है। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, समझो, अगर मैं बोल रहा हूं जो हमारा ए और बी है, पहला केस, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए अगर बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलेशन। और इससे क्या होगा, इससे रिस्क हमारा कटेगा कि नहीं कटेगा, इससे रिस्क हमारा नहीं कटेगा। ऐसा क्यों, रिस्क कटने का मतलब क्या है वो समझा देता हूं। जब भी हम लोग रिस्क, अब ए का बोलते हैं कि ए 12% रिटर्न अर्न करेगा, तो रिस्क क्या बोलता है कि ये ऊपर या नीचे जा सकता है।
और अगर मैं बी बोल रहा हूं कि 15% रिटर्न अर्न करेगा तो उसका रिस्क क्या बोलता है कि ये ऊपर और नीचे जा सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि जब ए ऊपर जा रहा है और बी भी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए जब नीचे जाएगा तो बी भी नीचे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग चाहे ए में डालें या बी में इन्वेस्ट करें तो क्या हो रहा है, अगर ए गिरेगा तो बी भी गिरेगा, तो रिस्क क्या होगा, रिस्क हमारा कटेगा नहीं। यहां पे रिस्क क्या रहेगा, रिस्क उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो सेम चीज, ठीक है, तो रिस्क नहीं कटेगा। बट अगर मैं वही बोलूं कि अगर मैं ए मेरा बढ़ रहा है और बी गिर रहा है, अगर मैं बोलूं कि ए बढ़ेगा तो मेरा बी का रिस्क क्या होगा, गिरेगा, या फिर ए गिरेगा तो बी बढ़ेगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा नेगेटिव रिलेशन और यहां पे क्या होगा, रिस्क कटेगा। ठीक है, अभी चीज, ये सब चीज अगर तुमको नहीं समझ में आ रही, होल्ड करो, पेशेंस रखो, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, हम लोग 4-5 जब क्वेश्चंस कर लेंगे ना तब तुम इस पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे कि ये रिस्क कटने का मतलब क्या है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उससे समझते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। पहली बात, पोर्टफोलियो रिस्क की बात कर रहे तो पोर्टफोलियो रिस्क में हमारे दो पार्ट होते हैं सेम। अगर पास डेटा दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमको एक्सपेक्टेड डेटा दिया है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो अगर ये आपको ये वाला पार्ट अगर नहीं समझा है ना तो आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब नंबर से समझाऊंगा ना तब आपको समझ में बहुत इजीली आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं पास डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो पास डेटा के बेसिस पे हमको एग्जांपल में क्या दिया रहेगा, एक तो ईयर दिया रहता है, फिर रिटर्न दिया रहेगा एक ए का और रिटर्न दिया रहेगा बी का। ठीक है, तो ईयर लिख लेते हैं हम लोग, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। ईयर, रिटर्न ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी। ठीक है, तो ईयर आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, और रिटर्न लिख लो 15%, 12%, 13%, 10% एंड 15%। फिर बी का लिख लो 7%, 5%, 8%, 10% और 15%। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे रिटर्न और रिस्क। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि ए में इन्वेस्ट करेंगे हम 50% और बी में इन्वेस्ट करेंगे हम 50%। ठीक है, अब देखो हमको पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला क्या दिया था, वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ ए स्क्वायर, वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी कोवेरियंस। तो हमको इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो हमको फाइंड आउट करना है वेट ऑफ ए, रिस्क ऑफ ए, वेट ऑफ बी, रिस्क ऑफ बी और कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट अगर हमने फाइंड कर लिए तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डेटा दिया है इसके बेसिस पे हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिटर्न कितना आएगा, दोनों का टोटल कर लो, तो 15 + 12 + 13 + 10 + 15 दैट इज 65%। और बिट बी का भी 7 + 5 + 8 + 10 + 15। जैसे हमने इंडिविजुअल स्टॉक का निकाला ना, वैसे ही हमको क्या करना है, दोनों का पहले रिटर्न निकालना है, दोनों का रिस्क निकालना है। तो पहले रिटर्न ऑफ ए के साथ है, तो रिटर्न ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिटर्न ऑफ ए अपॉन एन। तो कितना था 65/5 दैट इज 13%। वैसे ही रिटर्न ऑफ बी निकाल लो,
तो रिटर्न ऑफ बी कितना आएगा, समेशन ऑफ आर बी अपॉन एन, दैट इज 45/5 इज इक्वल टू 9%। अच्छा, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तभी हम डेविएशन कैलकुलेट कर पाएंगे, और डेविएशन कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रिस्क निकाल सके। इतना पार्ट क्लियर है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम टेबल को बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, आर ए माइनस आर ए बार, ठीक है। D1 कैसे निकालेंगे, आर ए माइनस आर ए बार, तो करो कैलकुलेट। 15 माइनस 13 2, 12 माइनस 13 -1, 13 माइनस 13 0, 10 माइनस 13 -3, 15 माइनस 13 2। क्लियर है। अब D1 आ गया तो हम क्या करेंगे उसके बाद, हाँ D1 आ गया तो अब क्या करेंगे, D1 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर, तो D1 का स्क्वायर कितना आएगा, 41094, ठीक है। चलो टोटल कर लेते हैं, तो क्या आ रहा है, 4 + 1 + 9 + 4, दैट इज 18, ठीक है। तो रिस्क ऑफ ए कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ D1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन n, दैट इज 18/5। तो कितना आ रहा है, 18 डिवाइडेड बाय 5, इसका रूट दैट इज 1.90%। कितना आ रहा है, 1.90%। जैसे ये रिस्क ए का निकाला है वैसे हम रिस्क बी का निकालेंगे, ठीक है। तो बी का रिस्क निकालते वक्त क्या करेंगे हम, ठीक है, रिस्क बी का निकालना है तो क्या निकालेंगे, D2, तो D2 कैसा आएगा, आर बी माइनस आर बी बार, आर बी माइनस आर बी बार, तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 माइनस 9 -2, 5 माइनस 9 -4, 8 माइनस 9 -1, 10 माइनस 9 1, 15 माइनस 9 6। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, D2 का स्क्वायर, क्या करेंगे, D2 का स्क्वायर, तो D2 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है, 4 16 1 1 36। चलो टोटल कर लेते हैं, तो 4 + 16 + 2 + 36 दैट इज 58, ठीक है। तो रिस्क ऑफ बी कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ समेशन D2 का स्क्वायर अपॉन n, दैट इज अंडर रूट ऑफ 58/5, कितना आता है, 58 डिवाइडेड बाय 5, 11.6, तो अंडर रूट 11.6 कितना आएगा इसका अंडर रूट, 3.41, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, रिटर्न आ गया, रिस्क आ गया। अब एक चीज बाकी है ना, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस कैसे निकालते हैं वो समझो। कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला है हमारा D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप कैसे आएगा, दोनों के स्टॉक का डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन करके। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको साइन का गलती हो सकता है, साइन मतलब माइनस प्लस का। जैसे कि यहाँ 2 इंटू 2 -2 है ना, तो क्या आएगा -4। नेक्स्ट -1 इंटू -4 +4, 0 इंटू -1 0, -3 इंटू 1 -3, फिर 2 इंटू 6 12, ठीक है। तो कितना आया आंसर, 9 आया क्या सबका आंसर, 9, ठीक है। तो कोवेरियंस निकाल लेते, तो कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ D1 इंटू D2 अपॉन n, ठीक है। क्या आएगा, समेशन D1 इंटू D2 अपॉन n, दैट इज 9/5 विच इज इक्वल टू 1.80, ठीक है। देखो कितना बड़ा चला गया क्वेश्चन, है ना। अब हमारे पास वेट्स भी है, हमारे पास दोनों स्टॉक के रिस्क भी हैं, हमारे पास कोवेरियंस भी है। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो लिखो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर, रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर
इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी कोवेरियंस ए बी। ठीक है, चलो पुट करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इतना पार्ट नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम वो करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे। अब ये फॉर्मूले में चलो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो वेट्स कितने थे हमारे पास? यहाँ पे वेट कितना है? वेट ऑफ ए है 50%, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ ए 0.5, वेट ऑफ बी 0.5। चलो पुट करते हैं। तो वेट ऑफ ए कितना है? 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रिस्क का स्क्वायर दैट इज 1.9 का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी कितना है? 0.5 का स्क्वायर इंटू 3.41 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.80। ठीक है, तो देखो क्या आएगा सबसे पहले वाले का? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू इंटू 1.9 इंटू 1.9 दैट इज 0.9 आ रहा है ना? 0.9 प्लस 0.5 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 11.6 दैट इज 2.9 एंड लास्टली हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 दैट इज 0.90। तो हमारा रिस्क कितना आ रहा है टोटल? 0.9 प्लस 2.9 प्लस 0.9 प्लस 2.9 प्लस 0.9 4.7 दैट इज 2.17%। ठीक है, ये इतना सब कुछ करना पड़ेगा हमको एक पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है तो। ठीक है, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। क्या एनालिसिस करेंगे समझो। दोनों स्टॉक में हमारा वेट कितना था? 50-50। तो अगर एक जनरल लेमैन देखेगा तो क्या बोलेगा? 50% रिस्क ए का लगेगा, 50% बी का रिस्क लगेगा। तो अगर मैं वैसे वो थिंकिंग से जाऊं तो क्या होगा समझो। तो मैं इन दोनों को पिक करूंगा तो क्या होगा? वेट ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ बी, है ना? तो कितना आएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.9 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.41। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.9 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.41, तो हमारा आ रहा है 2.66%। कितना आ रहा है? 2.66%। बट क्या दोनों का रिस्क हमने जब अभी लेमैन के टर्म्स में कैलकुलेट किया तो कितना आया? 2.66, और हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया? 2.17। तो ये जो कम हुआ है ना रिस्क, ये कम इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग एक जगह ना पुट करके दो अलग अलग जगह पुट किए हैं पैसा। तो इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। हमारा याद है हमारा इंट्रोडक्शन जब चल रहा था हमने क्या बात की थी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट दिख रहा है कि हमारा एक स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किए होते तो हमारे को ज्यादा रिस्क होता, और अगर हम दो अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं तो क्या हो रहा है? हमको रिस्क कम लग रहा है। ठीक है, तो इतना पार्ट आप नोट कर लो, और आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अगर फर्स्ट लेक्चर में ही मैं बहुत ज्यादा चीजें बता दूंगा तो तुम बोलोगे क्या सर इतना फास्ट फास्ट क्यों जा रहे हो? ठीक है, और मैंने बोला था कि स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हमारे स्लो होंगे, तो ये अगर हमारा स्लो है तो हमारा फास्ट क्या होगा वो हम बताएंगे जरूर। ठीक है, तो अच्छे से करो लेक्चर्स, प्रॉपरली देखो, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो। अगर नोट्स मेंटेन नहीं हो रहे तो एक सेशन मैं उसका भी पुट कर दूंगा कि हमको नोट्स कैसे बनानी है। देखो एसएफएम के लिए ना, एसएफएम के लिए 2 नोटबुक बनाओ। एक नोटबुक थियोरेटिकल के लिए, थियोरेटिकल इन द सेंस कॉन्सेप्ट नोट, उसको 100 पेज का भी रखा चलेगा। और एक नोटबुक बनाओ 200 से 300 पेजेस का, जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कैसे रहेगा? एक नोटबुक में आपको थ्योरी रेडी रहेगा, तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार थ्योरी रीड कर लोगे, जैसे कि ये मैंने बना के रखा है ये वाला,
इसमें क्या है, इसमें हमने टेबल्स बना के रखे हैं कि कौन कौन से टेबल्स कैसे यूज होंगे, कौन से फॉर्मुलेज यूज होंगे। तो कैसे है, एक बार हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना रिवाइज करने, तो सबसे पहले इसके थ्रू गो थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ नहीं आ रहा, तब हम लोग क्या करेंगे, हमारे नोटबुक में जो हमने आंसर सॉल्व किए हैं उसका रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा डे 1 एंड होता है। ठीक है, होप सो सबको अच्छा लगा होगा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपका हम स्वागत करेंगे जल्दी। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू लेटर गाइज।